शेयर मार्केट में हर दिन हजारों लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस लेवल तक पहुंचते हैं जहां पैसा कमाना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ही नहीं रहता। क्योंकि असली फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, माइंडसेट में छिपा होता है। एक ट्रेडर लॉस के बाद घबरा जाता है, दूसरा उसी लॉस को डेटा की तरह देखता है। एक प्रॉफिट आते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, दूसरा जानता है कि अगला ट्रेड कुछ भी कर सकता है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना कैपिटल है, सवाल यह है कि जब मार्केट आपके खिलाफ जाएगा तब आपके दिमाग के अंदर क्या होगा। यही वह जगह है जहां 99% ट्रेडर्स टूटते हैं और 1% ट्रेडर्स अलग बनते हैं। लेकिन उस 1% माइंडसेट को आखिर बनाया कैसे जाता है? इसके पीछे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स हैं जिन्हें समझने के बाद आपका ट्रेड लेने, लॉस देखने और प्रॉफिट हैंडल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। आप जानेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन के बजाय प्रोबेबिलिटी पर क्यों भरोसा करते हैं, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल क्यों है, लूजिंग स्ट्रीक के दौरान दिमाग आपको कैसे मैनिपुलेट करता है और रिस्क मैनेजमेंट आखिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे प्रोटेक्ट करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब का कनेक्शन सिर्फ मार्केट से नहीं बल्कि आपकी एवरीडे डिसीजंस से भी है। क्योंकि मार्केट आपके पैसे से पहले आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है और शायद अगला ट्रेड लेने से पहले आपको सबसे पहले खुद को समझने की जरूरत है। चैप्टर 1, द माइंडसेट दैट सेपरेट्स 1%। ट्रेडर्स। अक्सर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत एक सिंपल सवाल से करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है? लेकिन शायद यही पहला सवाल है जो आपको गलत दिशा में ले जाता है। क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करने वाले ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत कोई सीक्रेट इंडिकेटर, परफेक्ट सेटअप या मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं होती। उनकी असली ताकत होती है उनका माइंडसेट। एक ही चार्ट को देखकर दो ट्रेडर्स बिल्कुल अलग डिसीजंस ले सकते हैं। एक ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और दूसरा उसी जगह रिस्क देखता है। एक प्रॉफिट के बाद अपने रूल्स तोड़ देता है और दूसरा प्रॉफिट को सिर्फ अपने सिस्टम का एक आउटकम मानता है। फर्क चार्ट में नहीं है, फर्क उस इंसान में है जो चार्ट को देख रहा है। यही वह इनविजिबल लाइन है जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स और 1% ट्रेडर्स के बीच खड़ी होती है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है कि सही एनालिसिस करने पर उसे सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट किसी को सर्टेनिटी नहीं देता। आप कितना भी रिसर्च कर लें, कोई भी सेटअप अगले मोमेंट की गारंटी नहीं दे सकता। यही अनसर्टेनिटी धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी को एक्सपोज करती है। अगर आप हर ट्रेड को अपने ईगो का टेस्ट बना लेते हैं तो एक छोटा लॉस भी आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। फिर आप जल्दी से दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर तीसरा, और कुछ ही समय में आपका ट्रेडिंग प्लान गायब हो जाता है। दूसरी तरफ 1% ट्रेडर लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं मानता। उसके लिए लॉस बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है। वह यह नहीं सोचता कि मैं गलत था इसीलिए मैं खराब ट्रेडर हूं। वह पूछता है, क्या मैंने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया? यही सवाल उसकी पूरी साइकोलॉजी बदल देता है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। यही बात ट्रेडिंग को एक इमोशनल गेम से एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस में बदल देती है। कल्पना कीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट तुरंत आपके खिलाफ चला गया। आपका हार्ट रेट बढ़ता है, स्क्रीन बार बार चेक करने का मन करता है और दिमाग कहता है कि शायद थोड़ी देर और वेट करने से प्राइस वापस आ जाएगा। इसी मोमेंट पर आपका असली माइंडसेट सामने आता है। बिगिनर ट्रेडर अक्सर होप को स्ट्रैटेजी समझ लेता है। वह लॉस को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। 1% ट्रेडर पहले से तय कर चुका होता है कि अगर उसका सेटअप इनवैलिड हुआ तो वह बाहर निकल जाएगा। उसके लिए स्टॉप लॉस पनिशमेंट नहीं है, वह प्रोटेक्शन है। यही मेंटल सेपरेशन उसे लगातार डिसीजंस लेने की क्षमता देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1% माइंडसेट का मतलब हमेशा जीतना नहीं है। इसका मतलब है कि जीत और हार दोनों के बीच आपका बिहेवियर स्टेबल रहे। प्रॉफिट आपको केयरलेस न बनाए और लॉस आपको डेस्परेट न बनाए। जब आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं बल्कि प्रोसेस से आने लगता है, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगती है।
आप हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढना बंद करते हैं। आप हर लॉस को रिकवर करने की अर्जेंसी छोड़ते हैं। आप समझने लगते हैं कि मार्केट में पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं और बाकी समय पेशेंटली वेट कर सकते हैं। लेकिन यहीं एक और डेंजरस ट्रैप छिपा है। क्योंकि डिसिप्लिन समझ लेना आसान है, उसे तब मेंटेन करना मुश्किल है जब लगातार कई ट्रेड्स आपके खिलाफ जा रहे हों। और वही मोमेंट तय करता है कि आपका माइंडसेट वास्तव में मजबूत है या सिर्फ थ्योरी है। अगला सवाल इसलिए स्ट्रैटेजी का नहीं है। सवाल यह है कि जब मार्केट आपके कॉन्फिडेंस को लगातार तोड़ना शुरू करे, तब क्या आपका दिमाग आपको बचाएगा या खुद आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? चैप्टर 2, मास्टर योर इमोशंस बिफोर द मार्केट मास्टर्स। यू सोचिए, आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा, आपकी स्ट्रैटेजी के सारे कंडीशंस मैच कर रहे हैं। आपने एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में मार्केट आपके खिलाफ चला गया। अब चार्ट वही है, स्ट्रैटेजी वही है, लेकिन आपका दिमाग बदल चुका है। दिल कहता है पोजीशन होल्ड करो, शायद प्राइस वापस आ जाए। फिर एक और आवाज आती है कि थोड़ा और कैपिटल लगाओ, एवरेज कर लो, लॉस रिकवर हो जाएगा। यही वह मोमेंट है जहां ट्रेडिंग नॉलेज पीछे छूट जाती है और इमोशन स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेते हैं। फियर, ग्रीड, होप और फ्रस्ट्रेशन किसी इंडिकेटर की तरह चार्ट पर दिखाई नहीं देते, लेकिन यही 4 इमोशंस आपके सबसे बड़े ट्रेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बिगिनर अक्सर सोचता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वह है जिसे इमोशंस फील ही नहीं होते। सच इसके बिल्कुल उलट है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी डरता है, उसे लॉस देखकर फ्रस्ट्रेशन होती है और प्रॉफिट देखकर एक्साइटमेंट भी महसूस होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह इमोशंस को डिसीजन मेकर नहीं बनने देता। क्योंकि मार्केट में आपका सबसे खतरनाक एनिमी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे खतरनाक एनिमी वह वर्जन है जो प्रेशर में अपने रूल्स बदल देता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो ग्रीड आपको पोजीशन बढ़ाने के लिए कहती है। जब ट्रेड लॉस में होता है तो होप आपको एग्जिट करने से रोकती है। जब लगातार 2 या 3 लॉसेज आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ढकेलती है। और जब कोई बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको यह विश्वास दिला सकता है कि अब आप मार्केट को समझ चुके हैं। यही इमोशनल साइकिल हजारों ट्रेडर्स को बार बार एक ही मिस्टेक दोहराने पर मजबूर करती है। 8% ट्रेडर इस साइकिल को तोड़ने के लिए मार्केट से पहले खुद को ऑब्जर्व करता है। वह जानता है कि उसका माइंड अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, इसलिए वह पहले से रूल्स बनाता है कि कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड छोड़ना है और कब बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। इससे डिसीजन के मोमेंट पर इमोशन की पावर कम हो जाती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एंट्रीज और एग्जिट्स की लिस्ट नहीं होना चाहिए, वह आपके फ्यूचर इमोशनल बिहेवियर का प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क होगा, तो लॉस आने के बाद आपको निगोशिएशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने तय किया है कि लगातार कुछ लॉसेस के बाद ब्रेक लेना है, तो फ्रस्ट्रेशन आपको रिवेंज ट्रेड की तरफ नहीं ले जाएगी। लेकिन इमोशनल कंट्रोल का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि आप अपने थॉट्स को फैक्ट्स से अलग करना सीखें। मार्केट गिर रहा है और आपका माइंड कहता है कि अब जरूर ऊपर जाएगा। यह प्रेडिक्शन है, फैक्ट नहीं। आपका ट्रेड लॉस में है और माइंड कहता है कि प्राइस वापस आएगा। यह होप है, इंफॉर्मेशन नहीं। आपका बड़ा प्रॉफिट हो चुका है और माइंड कहता है कि अगला ट्रेड भी इजी होगा। यह कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। जब आप इन थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं, तब आपके डिसीजंस में स्पेस पैदा होता है। वही स्पेस आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे आप समझते हैं कि इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस महसूस करते हुए भी अपने सिस्टम के अनुसार एक्शन लेना। क्योंकि मार्केट आपको रोज एक नया साइकोलॉजिकल टेस्ट देगा, कभी प्रॉफिट के जरिए, कभी लॉस के जरिए और कभी उस साइलेंस के जरिए जहां कोई सेटअप ही नहीं बनेगा। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब आपका ईगो मार्केट से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। क्योंकि उस मोमेंट पर ट्रेडर ट्रेड नहीं कर रहा होता, वह खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है और मार्केट किसी का ईगो वैलिडेट करने के लिए नहीं चलता। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए पुश करे, एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह डिसीजन मेरे सिस्टम से आ रहा है या मेरी इमोशन से? क्योंकि इसी छोटे से सवाल के जवाब में वह डिफरेंस छिपा है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को धीरे धीरे 8% माइंडसेट की तरफ ले जाता है।
लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना ही काफी नहीं है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो विनिंग ट्रेडर्स को भी धीरे धीरे कमजोर कर सकता है, और वह है पैसा कमाने की ऑब्सेशन। चैप्टर 3, स्टॉप चेसिंग मनी, स्टार्ट चेसिंग प्रोसेस। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो ट्रेडर्स बैठे हैं। दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी है, एक जैसा कैपिटल है और दोनों एक ही मार्केट देख रहे हैं। लेकिन एक ट्रेडर हर सुबह सिर्फ यह सोचकर स्क्रीन खोलता है कि आज मुझे RS 5000 कमाने हैं, जबकि दूसरा सिर्फ यह सोचता है कि आज मुझे अपने रूल्स के अनुसार एक भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। दिन खत्म होने पर हो सकता है पहला ट्रेडर प्रॉफिट में हो और दूसरा छोटा लॉस लेकर बैठा हो, लेकिन लंबे समय में इन दोनों की जर्नी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि जिस दिन ट्रेडिंग का प्राइमरी गोल पैसा बन जाता है, उसी दिन आपका माइंड मार्केट को अपॉर्चुनिटी की जगह ATM की तरह देखना शुरू कर देता है। फिर आप सेटअप का इंतजार नहीं करते, आप ट्रेड ढूंढते हैं। आप क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं। अगर सुबह प्रॉफिट हो गया तो आप सोचते हैं कि आज और कमा सकता हूं। अगर लॉस हो गया तो मन कहता है कि यह पैसा वापस लेना है। धीरे धीरे आपका अटेंशन प्रोसेस से हटकर रिजल्ट पर चला जाता है। यही वह साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जहां डिसिप्लिन कमजोर पड़ना शुरू होता है। 20% ट्रेडर पैसे को इग्नोर नहीं करता, बल्कि वह समझता है कि पैसा आउटकम है और प्रोसेस उसका कंट्रोल जोन है। वह जानता है कि किसी एक ट्रेड का रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, लेकिन एंट्री का रीजन, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस और एग्जिट डिसिप्लिन उसके कंट्रोल में है। इसलिए वह हर ट्रेड को एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देखता। वह उसे हंड्रेड्स ऑफ फ्यूचर ट्रेड्स की सीरीज का एक छोटा हिस्सा मानता है। यह सोच उसके दिमाग से अननेसेसरी प्रेशर निकाल देती है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में 10 ट्रेड्स में सिर्फ 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन विनर्स का एवरेज रिवॉर्ड लूजर्स के एवरेज लॉस से बड़ा है। अगर आप हर सिंगल ट्रेड को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो 5 लॉसेस आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी सीरीज को समझते हैं तो आप जानते हैं कि एक लॉस आपकी एज को खत्म नहीं करता। यही प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का फाउंडेशन है। पैसा चेस करने वाला ट्रेडर हर कैंडल में कॉन्फर्मेशन खोजता है, हर डिप में एंट्री ढूंढता है और हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी को रिग्रेट बनाता है। प्रोसेस फोकस्ड ट्रेडर जानता है कि मार्केट में सबसे वैल्यूएबल एक्शन कभी कभी एक्शन नहीं लेना होता। वह वेट कर सकता है, वह ट्रेड मिस कर सकता है, वह दिन खत्म कर सकता है बिना किसी पोजीशन के, और फिर भी महसूस कर सकता है कि उसने अच्छा काम किया, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस PL से नहीं, एग्जीक्यूशन क्वालिटी से आता है। यही माइंडसेट धीरे धीरे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करता है। गैम्बलिंग में एक्साइटमेंट रिजल्ट से आती है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में सेटिस्फैक्शन सही डिसीजन लेने से आती है। और जब आपका ब्रेन सही प्रोसेस को रिवॉर्ड करना शुरू करता है, तब एक पावरफुल बदलाव होता है। आप प्रॉफिट के पीछे भागना कम करते हैं और कंसिस्टेंसी के पीछे भागना शुरू करते हैं। आप हर दिन खुद से यह नहीं पूछते कि मैंने कितना कमाया। आप पूछते हैं कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या मैंने अननेसेसरी ट्रेड अवॉइड किया, क्या मैंने रिस्क को कंट्रोल किया, क्या मैंने इमोशन के बावजूद डिसिप्लिन मेंटेन किया। यही सवाल आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं, क्योंकि अंत में मार्केट आपको एक दिन में रिच बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। वह आपको बार बार यह दिखाता है कि आप प्रेशर में वास्तव में कौन हैं, लेकिन प्रोसेस पर फोकस करने के बाद भी एक सवाल बाकी रहता है। अगर आपको पता है कि क्या करना चाहिए, तो क्या आप उसे तब भी कर पाएंगे जब आपका मन बिल्कुल उल्टा करने को कहेगा। यहीं से डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सुबह मार्केट खुलता है और कुछ ही मिनटों में चार्ट पर एक तेज मूवमेंट आता है। आपके सामने कोई क्लियर सेटअप नहीं है, लेकिन प्राइस तेजी से भाग रहा है। आपका दिमाग तुरंत कहता है, अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। यही वह क्षण है जहां पेशेंस और डिसिप्लिन सिर्फ अच्छी क्वालिटीज नहीं रहते, बल्कि आपकी कैपिटल की प्रोटेक्शन बन जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती अक्सर गलत ट्रेड लेना नहीं होती, बल्कि उस ट्रेड को सिर्फ इसलिए लेना होता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए। बिगिनर ट्रेडर मार्केट में एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी समझता है। उसे लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड्स उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। लेकिन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर जानता है कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए हर मूवमेंट को पकड़ना जरूरी नहीं है।
आपको सिर्फ अपनी एज वाले मोमेंट्स का इंतजार करना होता है। यही पेशेंस का असली अर्थ है। इसका मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं है। इसका मतलब है अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना और तब तक एक्शन रोक कर रखना जब तक आपका सेटअप वास्तव में सामने ना आ जाए। डिसिप्लिन उस पेशेंस को एक्शन में बदलता है। आपने पहले से तय किया कि किन कंडीशंस में ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है और किस सिचुएशन में बाहर निकलना है। अब मार्केट चाहे कितना भी एक्साइटिंग क्यों ना लगे, आप अपने रूल्स को बदलते नहीं हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब आपके आसपास का हर सिग्नल आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए पुश कर रहा हो। सोशल मीडिया पर कोई ट्रेडर बड़ा प्रॉफिट दिखाता है, कोई स्टॉक अचानक ऊपर जाता है। आपको लगता है कि बाकी सब पैसा बना रहे हैं और आप पीछे रह गए हैं। फिर फोमो शुरू होता है। आप अपने सेटअप का इंतजार छोड़ देते हैं और सिर्फ मूवमेंट देखकर एंट्री कर लेते हैं। कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स होता है और वही एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। 1% माइंडसेट इस साइकिल को समझता है। वह जानता है कि मिस्ड ट्रेड कोई लॉस नहीं है। अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लिया तो आपने कैपिटल बचाई है और अपने डिसिप्लिन को मजबूत किया है। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, भले ही उसके बाद मार्केट आपके अनुमान के अनुसार मूव करे, आपका ब्रेन एक नया बिहेवियरल पैटर्न सीखता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहता। आपको ट्रेड लेने का मन हो या ना हो, आप प्रोसेस फॉलो करते हैं। यही प्रोफेशनल कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। लेकिन पेशेंस का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपने सही सेटअप लिया, रिस्क सही रखा और फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया। उस समय पेशेंस का मतलब ट्रेड को जबरदस्ती होल्ड करना नहीं है। इसका मतलब है अपने प्रीडिफाइंड एग्जिट का सम्मान करना। डिसिप्लिन का अर्थ स्टबर्न होना नहीं है। डिसिप्लिन का अर्थ है अपनी योजना के प्रति कमिटेड रहना और मार्केट की नई इंफॉर्मेशन आने पर रैशनली रिस्पॉन्ड करना। यही डिफरेंस एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर और इमोशनली अटैच्ड ट्रेडर के बीच होता है। एक ट्रेडर अपने प्रेडिक्शन से चिपका रहता है, दूसरा अपने प्रोसेस से। समय के साथ मार्केट आपको सिखाता है कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज रोज नहीं आती, लेकिन अगर आप हर दिन कुछ करने की मजबूरी छोड़ दें तो आपकी डिसीजन क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। आप कम ट्रेड्स लेते हैं लेकिन बेहतर ट्रेड्स लेते हैं। आप कम इमोशनल होते हैं और ज्यादा सिलेक्टिव बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप मार्केट को चेस करना बंद कर देते हैं। आप इंतजार करते हैं कि मार्केट आपके रूल्स के अंदर आए। लेकिन पेशेंस की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि कुछ दिनों तक डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान है, असली सवाल तब उठता है जब लगातार लॉसेस आपके कॉन्फिडेंस को हिला दें। तब क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा रख पाएंगे या एक छोटी सी लूजिंग स्ट्रीक आपको पुराने हैबिट्स की तरफ वापस खींच लेगी? यही अगली परीक्षा तय करेगी कि आपका डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट है या वास्तव में आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। चैप्टर 5, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रिडिक्शंस। मान लीजिए आपने किसी चार्ट को देखा और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। सेटअप अच्छा है, ट्रेंड मजबूत है और आपकी सारी एनालिसिस एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। आप एंट्री लेते हैं और कुछ ही मिनटों बाद मार्केट अचानक नीचे गिर जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि आपकी एनालिसिस गलत थी या सही। असली सवाल यह है कि आपने मार्केट से गारंटी की उम्मीद क्यों की थी। यही वह साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जो बहुत से ट्रेडर्स को बार बार नुकसान पहुंचाती है। मार्केट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां सही एनालिसिस का मतलब निश्चित रिजल्ट हो। यहां हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, प्रिडिक्शन नहीं। 8% ट्रेडर यह समझता है कि उसकी सबसे अच्छी सेटअप भी फेल हो सकती है, इसलिए वह किसी एक ट्रेड से इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाता। वह यह नहीं सोचता कि यह ट्रेड तो जरूर चलेगा। वह सोचता है, मेरी स्ट्रैटेजी के हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार इस सेटअप में एज है, लेकिन आउटकम कुछ भी हो सकता है। यह छोटा सा डिफरेंस उसकी पूरी साइकोलॉजी बदल देता है। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो आपका ईगो रिजल्ट से जुड़ जाता है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो आपको सिर्फ पैसा नहीं खोया हुआ महसूस होता, बल्कि लगता है कि आपने खुद को गलत साबित कर दिया। फिर आप मार्केट को कन्विंस करने लगते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, पोजीशन बढ़ाते हैं
और उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस आएगा। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं तो लॉस आपकी आइडेंटिटी पर हमला नहीं करता, वह सिर्फ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, आपकी स्ट्रैटेजी में लंबे समय में 10 में से 6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं और 4 ट्रेड्स लॉस में जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर 10 ट्रेड्स में एग्जैक्टली 6 विन्स आएंगी। कभी लगातार 3 या 4 लॉसेस भी हो सकते हैं। यही जगह है जहां कमजोर माइंडसेट टूटता है। ट्रेडर सोचता है कि स्ट्रैटेजी काम करना बंद हो गई। वह सिस्टम बदल देता है, इंडिकेटर्स बदलता है और एक नई स्ट्रैटेजी खोजने निकल जाता है, जबकि शायद उसकी एज अभी भी इंटैक्ट होती है। 1% ट्रेडर शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन के बीच डिफरेंस समझता है। वह एक ट्रेड को जज करने के बजाय सैंपल साइज को देखता है। यही स्टैटिस्टिकल थिंकिंग ट्रेडिंग को इमोशनल गेसिंग से प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में बदलती है। इसका मतलब यह भी है कि आपको अपने ट्रेड्स का डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए। कौन सा सेटअप ज्यादा परफॉर्म करता है, किस मार्केट कंडीशन में लॉसेस बढ़ते हैं, एवरेज विन कितना है, एवरेज लॉस कितना है और आप किन सिचुएशंस में अपने रूल्स तोड़ते हैं। जब डिसीजंस डेटा पर आधारित होने लगते हैं तब कॉन्फिडेंस इमेजिनेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रिडिक्शन सही साबित होने पर खुश नहीं होता और प्रिडिक्शन गलत होने पर टूटता नहीं है। उसका फोकस इस बात पर रहता है कि क्या उसने पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाले डिसीजन को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया। एक और पावरफुल बदलाव तब आता है जब आप प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। आप मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को लेकर कम रिग्रेट करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मार्केट हमेशा दूसरा मौका देगा। आप एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं करते क्योंकि एक ट्रेड आपकी पूरी स्टैटिस्टिकल एज को डिफाइन नहीं करता। आप प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि एक विनिंग ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट साबित नहीं करता। धीरे धीरे आपका माइंड सर्टेनिटी की तलाश छोड़ देता है और कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी के साथ काम करना सीखता है। यही असली प्रोफेशनल माइंडसेट है। लेकिन प्रोबेबिलिटीज को समझने के बाद भी एक चीज ऐसी है जो आपकी पूरी मैथमेटिकल एज को एक ही गलत डिसीजन से डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप सही डायरेक्शन प्रिडिक्ट करें, सही सेटअप पहचानें और फिर भी अगर रिस्क गलत है तो एक छोटा सा मिस्टेक आपके पूरे अकाउंट पर भारी पड़ सकता है। और यहीं से ट्रेडिंग का अगला सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल रूल सामने आता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, आपको गलत होने के बाद भी सरवाइव करना आना चाहिए। चैप्टर 6, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट द गेम। एक ट्रेडर की असली ताकत तब सामने नहीं आती जब वह लगातार प्रॉफिट बना रहा हो। असली परीक्षा उस दिन होती है जब मार्केट उसके खिलाफ लगातार मूव्स करने लगे और फिर भी उसका अकाउंट सुरक्षित रहे, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, गेम में बने रहना है। अगर आप सरवाइव नहीं कर सकते तो आपकी स्ट्रैटेजी, एनालिसिस और एक्सपीरियंस किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत से ट्रेडर्स एंट्री पर घंटों रिसर्च करते हैं लेकिन रिस्क पर कुछ सेकंड भी नहीं लगाते। उन्हें लगता है कि सही स्टॉक या सही डायरेक्शन चुन लेना ही पर्याप्त है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि सही प्रिडिक्शन भी गलत हो सकती है। इसलिए वह पहले यह तय करता है कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा। यही रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत है। मान लीजिए आपके पास $1000 का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं। इसका मतलब है कि एक ट्रेड गलत होने पर आपका मैक्सिमम प्लान्ड लॉस लगभग $1000 हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि लगातार 5 ट्रेड्स लॉस में चले गए। आपको $5000 का नुकसान हुआ, लेकिन आपका अकाउंट अभी भी गेम में है। इसके विपरीत अगर आपने एक ट्रेड में 20% कैपिटल रिस्क कर दिया और मार्केट अचानक आपके खिलाफ चला गया, तो रिकवरी सिर्फ मुश्किल नहीं होगी बल्कि आपकी साइकोलॉजी भी टूट सकती है। यही वजह है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं है, यह साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन है। जब आपका रिस्क कंट्रोल्ड होता है तब आपका माइंड ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली देख सकता है, लेकिन जब एक ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा लगा होता है तो हर छोटी कैंडल आपके इमोशंस को कंट्रोल करने लगती है। आप स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, लॉस को एक्सेप्ट करने से बचते हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपके पक्ष में वापस आएगा। यही इमोशनल अटैचमेंट बड़े नुकसान की शुरुआत बनती है।
8% ट्रेडर इस ट्रैप को पहले से समझता है। वह जानता है कि कोई भी सेटअप इतना स्पेशल नहीं है कि उस पर अकाउंट को खतरे में डाला जाए। वह पोजीशन साइज को मार्केट की एक्साइटमेंट से नहीं, प्री डिफाइंड रिस्क से तय करता है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी है तो पोजीशन छोटा हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस टेक्निकली दूर है तो क्वांटिटी कम हो सकती है। लक्ष्य यह नहीं कि हर ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाया जाए, लक्ष्य यह है कि हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल्ड रहे। और यही सोच एक और महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। आप लॉस को फेलियर की तरह देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने पहले ही तय किया था कि कितना नुकसान स्वीकार करना है। स्टॉप लॉस तब पैनिक बटन नहीं रहता, वह बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का सबसे डेंजरस एनिमी अक्सर मार्केट नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। लगातार कुछ विनिंग ट्रेड्स के बाद ट्रेडर सोच सकता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। वह पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रूल्स रिलैक्स कर देता है और एक बड़े ट्रेड को इजी मनी समझने लगता है। फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूव आता है और कई दिनों की मेहनत कुछ घंटों में वापस चली जाती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रिस्क को सिर्फ लूजिंग स्ट्रीक में नहीं, विनिंग स्ट्रीक में भी कंट्रोल करता है। उसे पता है कि मार्केट किसी को रिवॉर्ड देने के बाद कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देता। हर नया ट्रेड फिर से अनसर्टेन है। यही ह्यूमिलिटी अकाउंट को बचाती है। ट्रेडिंग में आपका कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी अगली अपॉर्चुनिटी खरीदने की क्षमता है। अगर आपने उसे एक इमोशनल डिसीजन में खो दिया तो मार्केट की अगली बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने होते हुए भी आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का असली उद्देश्य प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं, सर्वाइवल को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन सर्वाइवल के बावजूद एक फेज ऐसा आता है जहां नंबर से ज्यादा साइकोलॉजी अकाउंट को नुकसान पहुंचाती है। लगातार लॉसेस के बाद आपका माइंड रिवेंज लेने लगता है, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और आप अपने रूल्स को बदलने लगते हैं। तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहता कि आपने कितना खोया है, सवाल यह बन जाता है कि क्या आप लॉस के बाद भी उसी डिसिप्लिन के साथ अगला डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वही मोमेंट तय करता है कि आप सिर्फ ट्रेडर हैं या वास्तव में ये 1% माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर 7, लूजिंग विदाउट लूजिंग योर माइंड। एक लूजिंग स्ट्रीक की शुरुआत अक्सर सिर्फ एक छोटे लॉस से होती है। पहला ट्रेड गलत हुआ तो आप उसे नॉर्मल मान लेते हैं। दूसरा लॉस आता है और कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है। तीसरा लॉस आते ही दिमाग सवाल पूछने लगता है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही? फिर चौथा ट्रेड आता है और अचानक आपका ध्यान सेटअप से हटकर सिर्फ एक चीज पर टिक जाता है, पैसा वापस कैसे लाना है। यहीं से ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल फेज शुरू होता है, क्योंकि लॉस खुद आपकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या लॉस के बाद आपके दिमाग की रिएक्शन है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि लूजिंग स्ट्रीक ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है। कोई भी स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशन में लगातार जीत नहीं सकती, लेकिन जब इमोशंस एक्टिव हो जाते हैं तो आपका ब्रेन प्रोबेबिलिटी को भूलकर इमीडिएट रिकवरी चाहता है। यही अर्जेंसी रिवेंज ट्रेडिंग को जन्म देती है। आप एक लॉस रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड लेते हैं, फिर पोजीशन साइज बढ़ाते हैं, फिर बिना सेटअप के एंट्री करते हैं और कुछ समय बाद आपका ओरिजिनल ट्रेडिंग प्लान पूरी तरह गायब हो जाता है। 1% ट्रेडर इस पैटर्न को पहले से पहचानता है। वह लूजिंग स्ट्रीक को पर्सनल अटैक नहीं मानता। उसके लिए यह एक सिग्नल है कि अब उसे इमोशन से नहीं, डेटा से बात करनी है। वह अपने ट्रेड्स रिव्यू करता है और देखता है कि लॉसेस स्ट्रैटेजी की वजह से आए हैं या एग्जीक्यूशन की वजह से। यह डिफरेंस बेहद महत्वपूर्ण है। अगर सेटअप वैलिड था, रिस्क कंट्रोल्ड था और फिर भी ट्रेड लॉस हुआ तो शायद कुछ भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने नियम तोड़े, जल्दी एंट्री ली या स्टॉप लॉस मूव किया तो समस्या मार्केट नहीं, बिहेवियर में है। यही सेल्फ अवेयरनेस प्रोफेशनल ग्रोथ की शुरुआत बनती है। लूजिंग स्ट्रीक के दौरान सबसे कठिन काम होता है खुद को प्रूव करने की इच्छा को रोकना। मन कहता है कि अगला ट्रेड बड़ा होना चाहिए ताकि पिछले लॉसेस जल्दी रिकवर हो जाएं। लेकिन यही सोच रिस्क को बढ़ाती है और इमोशनल प्रेशर को और मजबूत करती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर रिकवरी को स्पीड से नहीं, स्टेबिलिटी से देखता है। कभी कभी इसका मतलब ट्रेडिंग साइज कम करना होता है, कभी इसका मतलब कुछ समय के लिए मार्केट से दूर रहना होता है और कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगला ट्रेड तभी लिया जाए जब सेटअप पूरी तरह वैलिड हो। यह वीकनेस नहीं है, यह कैपिटल और साइकोलॉजी दोनों की प्रोटेक्शन है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लूजिंग स्ट्रीक आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप गलत होने के बाद भी अपने प्रोसेस पर वापस लौट सकते हैं। अगर आपने 10 ट्रेड्स में 4 लॉसेस देखे हैं, तो उन 4 लॉसेस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, उन्हें डेटा की तरह देखिए। आपका गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है। आपका गोल ऐसा सिस्टम और बिहेवियर बनाना है जो पर्याप्त सैंपल साइज में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दे सके। यही सोच आपको शॉर्ट टर्म पेन से बाहर निकालती है। जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तब मार्केट का साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होने लगता है। आप हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं समझते। एक लॉस सिर्फ एक लॉस होता है, एक लूजिंग स्ट्रीक सिर्फ एक फेज होता है, और आपका अकाउंट तब तक सुरक्षित रह सकता है जब तक आपका रिस्क कंट्रोल्ड है और आपका बिहेवियर डिसिप्लिन्ड है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूजिंग स्ट्रीक के बाद आने वाली विनिंग स्ट्रीक भी उतनी ही डेंजरस हो सकती है, क्योंकि कई लॉसेस के बाद जब आखिरकार बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो आपका ब्रेन तुरंत कॉन्फिडेंस से भर जाता है। आपको लगता है कि आपने मार्केट को फिर से समझ लिया है, और यहीं एक नया ट्रैप आपका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि लॉस आपको तोड़ सकता है, लेकिन सक्सेस आपको लापरवाह भी बना सकती है। चैप्टर 8, बिकम द ट्रेडर हु कैन सर्वाइव एनीथिंग। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मार्केट देखकर एक्साइटमेंट नहीं होगी, न किसी बड़े प्रॉफिट के बाद खुद को जीनियस समझने की जरूरत महसूस होगी, न किसी बड़े लॉस के बाद खुद को फेलियर। आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, सेटअप देखेंगे, रिस्क कैलकुलेट करेंगे, और फिर बिना किसी इमोशनल ड्रामा के डिसीजन लेंगे। बाहर से यह बहुत ऑर्डिनरी लगेगा, लेकिन अंदर से यही वह ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाता है। क्योंकि 1% ट्रेडर बनने का मतलब कोई ऐसी मैजिकल स्टेट हासिल करना नहीं है जहां आप कभी गलत नहीं होते। इसका मतलब है इतना मजबूत प्रोसेस बनाना कि मार्केट की अनसर्टेनिटी आपके बिहेवियर को कंट्रोल न कर सके। आपने देखा कि इमोशंस कैसे डिसीजंस को बदल सकते हैं, मनी चेसिंग कैसे प्रेशर पैदा करता है, पेशेंस कैसे अननेसेसरी ट्रेड्स को रोकती है, और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कैसे एक लॉस को पर्सनल फेलियर बनने से बचाती है। लेकिन इन सभी प्रिंसिपल्स की असली ताकत तब सामने आती है जब वे आपकी डेली आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अब आप ट्रेड लेने से पहले सिर्फ यह नहीं पूछते कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप पूछते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खो सकता हूं। आप किसी पोजीशन को सिर्फ इसलिए होल्ड नहीं करते क्योंकि आपने उसे लिया है, आप उसे तब तक होल्ड करते हैं जब तक आपका ओरिजिनल रीजन वैलिड है। आप मार्केट की हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। आप जानते हैं कि कभी कभी सबसे प्रोफेशनल डिसीजन कुछ न करना होता है। यही मैच्योरिटी है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी एक शानदार दिन से नहीं बनती, ये हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी डिसीजंस से बनती है। एक छोटा लॉस एक्सेप्ट करना, एक अननेसेसरी ट्रेड अवॉइड करना, एक विनिंग ट्रेड के बाद पोजीशन साइज कंट्रोल रखना, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को जाने देना, और एक लूजिंग स्ट्रीक के दौरान रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। आप डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करते, आप डिसिप्लिन तरीके से ऑपरेट करते हैं। आप पेशेंस रखने की कोशिश नहीं करते, आप जानते हैं कि वेटिंग भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। आप रिस्क मैनेजमेंट को रूल नहीं समझते, बल्कि सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह देखते हैं। यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का माध्यम नहीं रहती, ये सेल्फ मास्टरी का खेल बन जाती है। मार्केट आपको बार बार मिरर दिखाता है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, मार्केट उसे एक्सपोज करेगा। अगर आप ग्रीडी हैं, मार्केट उसे एक्सपोज करेगा। अगर आपका ईगो बड़ा है, मार्केट उसे चैलेंज करेगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस ड्रिवन हैं, तो वही मार्केट आपको पेशेंस, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का रिवॉर्ड भी दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर इतना स्टेबल हो जाएगा कि इंडिविजुअल आउटकम्स आपकी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को आसानी से नहीं बदल पाएंगे। यही 8% माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। वे फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को प्रिपेयर करते हैं ताकि फ्यूचर चाहे जैसा भी आए, वे रैशनल डिसीजन ले सकें। शायद यही वजह है कि सबसे पावरफुल ट्रेडर वह नहीं है जो मार्केट की अगली कैंडल प्रिडिक्ट कर लेता है। सबसे पावरफुल ट्रेडर वह है
जो अगली कैंडल चाहे ऊपर जाए या नीचे फिर भी अपना प्रोसेस नहीं खोता। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं बल्कि ऐसा ट्रेडर बनना हो जिसे मार्केट आसानी से इमोशनली मैनिपुलेट न कर सके, तो आपकी डिसीजंस कितनी बदल जाएंगी। शायद तब आपका असली एज किसी इंडिकेटर में नहीं, आपके बिहेवियर में होगा। और यही वह माइंडसेट है जो आपको सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की दिशा में नहीं ले जाता, बल्कि ऐसा ट्रेडर बनने की तरफ ले जाता है जो बदलते मार्केट, लूजिंग स्ट्रीक, अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी और इमोशनल प्रेशर के बीच भी गेम में बना रह सके। क्योंकि अंत में मार्केट उन लोगों को नहीं बचाता जो हमेशा सही होना चाहते हैं। मार्केट में वही लंबे समय तक टिकता है जो गलत होने के बाद भी खुद को संभाल सकता है, जीतने के बाद भी हम्बल रह सकता है और अनसर्टेनिटी के बीच भी अपने रूल्स पर कायम रह सकता है। यही परसेंट ट्रेडर माइंडसेट है। कंक्लूजन, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप मार्केट को हराने की कोशिश करना बंद करके खुद को मास्टर करना शुरू करते हैं। क्योंकि आखिरकार मार्केट आपके कंट्रोल में कभी नहीं होगा। आप अगली कैंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी न्यूज़ इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते और यह भी गारंटी नहीं कर सकते कि आपकी अगली ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन आप अपनी रिस्क, अपनी पेशेंस, अपनी डिसिप्लिन और अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही वह डिफरेंस है जो धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को 8% माइंडसेट की तरफ ले जाता है। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, आपको हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर लॉस रिकवर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि अनसर्टेनिटी के बीच भी अपने प्रोसेस से बाहर ना निकलें। जब प्रॉफिट आए तो ईगो को कंट्रोल करें, जब लॉस आए तो इमोशंस को कंट्रोल करें, जब सेटअप ना मिले तो पेशेंस रखें, जब लूजिंग स्ट्रीक आए तो डेटा को देखें, डेस्परेशन को नहीं, और जब विनिंग स्ट्रीक आए तो कॉन्फिडेंस को एरोगेंस बनने से रोकें। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली खेल प्रिडिक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है। शायद आपकी अगली ट्रेड आपको प्रॉफिट दे और शायद लॉस, लेकिन अगर आपने सही डिसीजन लिया, कंट्रोल्ड रिस्क रखा और अपने रूल्स फॉलो किए, तो आपने उस ट्रेड से कुछ ज्यादा वैल्यूएबल हासिल किया है। आपने अपने कैरेक्टर को ट्रेन किया है। यही माइंडसेट समय के साथ कंपाउंड होता है। पैसा बाद में कंपाउंड होता है, डिसिप्लिन पहले कंपाउंड होता है। और जिस दिन आपका प्रोसेस इतना मजबूत हो जाए कि मार्केट की हर मूवमेंट आपके इमोशंस को कंट्रोल न कर पाए, उस दिन आपको समझ आएगा कि ये 8% ट्रेडर बनने का मतलब ज्यादा ट्रेड्स लेना या ज्यादा पैसा कमाना नहीं था। इसका मतलब था ऐसा इंसान बनना जो प्रेशर में भी सोच सके, अनसर्टेनिटी में भी वेट कर सके और गलत होने के बाद भी गेम में बना रह सके। क्योंकि मार्केट में आखिरकार सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे बड़ा एज है आपका माइंड।